कि अगर बीजेपी को आपको अच्छी तरीके से चलाना है तो बिना आरएसएस के गाइडेंस से नहीं चलेगी, और कांग्रेस पार्टी को अगर देश में चलाना है बिना गांधी फैमिली की नहीं चलेगी। तो जो ये पर्सनालिटी में चेंज है राहुल गांधी के, और जब वो एक पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं, आप इसको कैसे परसीव कर सकते हैं ये चेंज? तो आप देखिए कि राहुल जी ने अपने हिसाब से काफ़ी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किए कांग्रेस पार्टी में। तो राहुल गांधी ने अपनी इस मजबूत छवि को बनाने के लिए पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कांग्रेस पार्टी में किस किस तरीके से चेंजेस किए? तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप था राहुल जी का एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में इंटरनल इलेक्शन कराना। फिर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को, इनको आप कैसे पर्सनालिटी वाइज कंपेयर करके देखते हैं? क्या फ़र्क है उनके डिसीजन लेने में? मुझे नहीं लगता कोई प्राइम मिनिस्टर और आएगा इस देश में जो मोदी जी से भी ज़्यादा बोल पाएगा। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का युग खत्म होगा तो फिर अलायंस का सरकार का युग कम से कम 10-15 साल तक चलेगा, दोबारा शुरू हो जाएगा। चले। नमस्कार, न्यू दिल्ली डायलॉग के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एक नए विषय पर पॉलिटिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं, और जो विषय है वो ये है कि क्या राहुल गांधी 2029 में प्राइम मिनिस्टर के एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय सर, जिनका अनुभव है हिंदुस्तान के अलग अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। आज हम उनसे ही इस विषय पर चर्चा करेंगे। संजय सर, आपका क्या मानना है कि राहुल गांधी की हिंदुस्तान में जिस प्रकार की एक छवि रही है जनता के बीच में, कि वो पहले तो लुधियाना दिल्ली में पैदा हुए हैं, उनकी मदर जो हैं वो बाहर इटली की रही हैं और उन्होंने पढ़ाई बाहर से की, तो उनका एक डिस्कनेक्शन है मासेस से, तो उनको एक आउटसाइडर की तरह परसीव किया जाता है आज भी, जबकि बहुत मेहनत करके उन्होंने अपना बिल्ड किया है। आपको लगता है कि वो एक अच्छे पीएम मटेरियल हो सकते हैं? हाँ, देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी के बारे में हमेशा से ये संदेह रहा है कि वो पब्लिक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और उनका पॉलिटिक्स में जो प्रवेश जो है वो 2004 में हो गया था। वो अमेठी से सांसद बन गए थे, और हमेशा से यूपीए 1 यूपीए 2 में ऐसा हमेशा से कांग्रेस पार्टी के नेता डिमांड करते रहे कि राहुल जी को भी कोई ना कोई जिम्मेवारी मिलनी चाहिए मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने लिया नहीं किसी भी तरह का जिम्मेवारी। और जहाँ तक ये बात है कि पब्लिक से कनेक्ट ना कर पाना, ये अगर विषय भारत जोड़ो यात्रा के पहले अगर ये पूछा जाता तो इसमें हम बोल सकते थे कि हाँ, वो उतना कनेक्टेड नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा की जो पहली यात्रा थी उसमें वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो वो पूरा का पूरा जो है सो उनका रहा। फिर दूसरी यात्रा में मणिपुर से मुंबई तक। तो कहीं ना कहीं ये जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 जब चला तो वो 4000 किलोमीटर के लगभग यात्रा की, और दूसरी जब यात्रा हुई आपकी मणिपुर से मुंबई में, ये हाइब्रिड था, इसमें पद यात्रा भी था और गाड़ी से भी चले, तो ये ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर का रहा। तो यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। आप देखेंगे कि गांधी जी भी जब आए थे 1915 में पहली बार भारत, तो उन्होंने काफ़ी यात्रा किया, काफ़ी लोगों से समझा, जाना, बुझा, तो धीरे धीरे उनका भी पता चला कि वास्तविक स्थिति लोगों का क्या है, समस्या क्या है। तो उसी तरीके से हमको लगता है कि यात्रा में आप देखें तो अडवाणी जी ने भी एक बड़ी रथ यात्रा की। फिर उसके बाद अभी अगर राहुल जी का दोनों यात्रा देखें तो कहीं ना कहीं अब कनेक्शन इनका बना है और एक मैच्योरिटी आया है, और आप देखेंगे कि उनका इमेज भी बदला है। मैं राहुल गांधी के इसे बदले हुए इमेज पे बात करना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में राहुल गांधी की इमेज ऐसी थी कि वो बहुत एक अपने माँ बाप के उसमें पैदा हुए, बहुत एक पॉलिटिशियन नहीं लग रहे थे मुझे हुए। जब वो 2004 और उसके बाद से अपनी राजनीति करते हैं, वो राजनीतिक रैलियों में जाते हैं, भाषण करते हैं, फिर थोड़ी दिक्कत होती है अपने नानी के घर चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, बार बार छोड़ के वो बाहर निकलते रहते हैं, तो उनको इंडिया में बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों, मुझे लगता है 2-3 सालों में, भले ही उनको बहुत सारी फेलियर्स हुई 2014 से 2019 के इलेक्शन और उसके बीच में जितने विधानसभा चुनाव हुए उनमें भी बड़ी उनकी जो है किरकिरी भी हुई, बहुत सारी हार उनको मिली, लेकिन राहुल गांधी हार से कभी निराश नहीं हुए, वो लगातार लगे रहे। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उन दोनों यात्राओं ने उनको बदला भी। तो जो ये पर्सनालिटी में चेंज है राहुल गांधी के, और जब वो एक पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं, आप इसको कैसे परसीव कर सकते हैं ये चेंज? देखिए, अगर हम थोड़े बैकग्राउंड में जाए राहुल गांधी जी के, तो आप देखेंगे कि ये जो गांधी फैमिली है उसमें नेहरू जी और इंदिरा जी, और उसके बाद बोल सकते हैं संजय गांधी, ये लोग में एक पॉलिटिकल एम्बिशन था। वो सीरियस थे कि पॉलिटिक्स में
आए हैं तो क्या क्या काम करना है। और जब हम देखते हैं राजीव गांधी जी का और राहुल गांधी जी का और इवन प्रियंका जी का, ये लोग बेसिकली शुरुआती दिनों में रिलक्टेंट पॉलिटिशियन रहे, ये बाई चॉइस नहीं आए। जैसे इंदिरा जी, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने तो इंदिरा जी पूरी तरीके से असिस्ट करते थे नेहरू जी को, और काफ़ी विदेश यात्रा में इंदिरा जी साथ में जाती थी। जब लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय इंदिरा जी मिनिस्ट्री भी संभाली और राज्यसभा से पहली बार सांसद रही। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री था उनका। तो इंदिरा जी में आपको लग सकता है कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी वो एक पॉलिटिशियन थे जो बाई चॉइस आए। उसके बाद संजय गांधी में भी वो इंटरेस्ट था, लेकिन जब आप राजीव गांधी के बारे में बात करेंगे, राहुल जी के बारे में बात करेंगे, प्रियंका जी के बारे में बात करते तो दे वेयर रिलक्टेंट पॉलिटिशियन इनिशियली। तो ये एक रिलक्टेंट होने के चलते लोगों में ये गया कि ये सीरियस पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर यूपीए 1 में राहुल जी चाहते तो मिनिस्टर बन सकते थे, यूपीए 2 में भी बन सकते थे, क्योंकि यूपीए 1 में 145 सीट कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन यूपीए 2 में तो 206 सीट थी। वो चाहते तो पीएम भी बन सकते थे। तो उस हिसाब से धीरे धीरे इनको फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया और इनको लगा कि नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट द बिग पोजीशन लाइक लीडर ऑफ अपोजिशन एट दिस टाइम। तो उनको लगा कि नहीं, अब ये सही समय है, लीडर ऑफ अपोजिशन बना जा सकता है और अब बड़ी जिम्मेदारी लेने की बात हो गई। लेकिन बहुत टाइम लगा इनको बड़ी जिम्मेदारी लेने में, ये चाहते तो बहुत पहले भी ले सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो सीरियसनेस है, ये जो गंभीरता है राजनीति में, और खासकर एक बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करना, ये लेट से आया। मैं ये जानना चाहता हूँ संजय सर आगे चल के कि किसी आदमी के बनने में, क्योंकि राजनीति कोई इंडिविजुअल वाला काम तो है नहीं, इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो राहुल गांधी ने अपनी इस मजबूत छवि को बनाने के लिए पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कांग्रेस पार्टी में किस किस तरीके से चेंजेस किए और क्या परिवर्तन किए हैं जो आपको लगता है कि उनकी हार वाली पार्टी में उस वाली पार्टी में बड़ा फ़र्क है? देखिए, अगर आप बात करें कि राहुल गांधी जी ने क्या क्या चेंजेस किए कांग्रेस पार्टी में, तो आपको बहुत ताज्जुब होगा कि जब ये शुरू में आए कांग्रेस पार्टी में, जब पहली बार जनरल सेक्रेटरी बने, मेरे हिसाब से 2007 में जनरल सेक्रेटरी बने पार्टी के, तो इन्होंने सबसे पहले यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का ये इंचार्ज भी बने। वो उनके देख रेख में एनएसयूआई चले। तो ये भी बहुत सरप्राइजिंग था कि उस समय ये डिसीजन लेना कि हम यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में इंटरनल इलेक्शन करेंगे, कि जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल प्रेसिडेंट बनेंगे वो इंटरनल इलेक्शन के थ्रू बनेंगे। उसके लिए मेंबरशिप होगी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में और वो मेंबर चुनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप था राहुल जी का, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में इंटरनल इलेक्शन कराना। और उनका मकसद था कि हम यहाँ से इंटरनल इलेक्शन स्टार्ट करेंगे और ये इंटरनल इलेक्शन फिर कांग्रेस पार्टी में होगी। कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए इंटरनल इलेक्शन होगी, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि 10-15 साल पहला स्टार्ट किया हुआ इंटरनल इलेक्शन का प्रोसेस, वो जो है ख़त्म हुआ। इंटरनल इलेक्शन आपके कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट के लिए कितने सालों बाद चुनाव हुआ, जिसमें कि खड़गे जी चुन के आए और शशि थरूर दूसरी तरफ थे। तो आप देखिए कि राहुल जी ने अपने हिसाब से काफ़ी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किए कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी बनाने के लिए। और जब ये इंटरनल इलेक्शन करवाते थे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में, तो लोग बोलते थे कि आप यूथ विंग में और स्टूडेंट विंग में तो करा रहे हैं, लेकिन अपनी जो कांग्रेस पार्टी मेन है मेन स्ट्रीम के, उसमें कब आप इंटरनल इलेक्शन कराएंगे? तो फिर उन्होंने उसमें भी इंटरनल इलेक्शन करवा के दिखाया। और इस मामले में तो आप बोल सकते हैं कि जो ये जो प्रोसेस है इनका इलेक्शन का, ठीक है, खड़गे जी के बारे में आपकी अलग राय हो सकती है कि वो किस तरीके के प्रेसिडेंट है या कैसा काम कर रहे हैं या उनकी क्या पावर है, रियल पावर। लेकिन एक इंटरनल इलेक्शन इतनी बड़ी पार्टी में कराना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि शशि थरूर और ये दोनों खड़े हुए और उसमें खड़गे जी की जीत है। तो सर, मैं अगला ये जानना चाहता हूँ भारत की राजनीति में कि हिंदुस्तान की राजनीति को अगर आप पिछले 20 साल में देखेंगे तो एक तरीके से छवियों की राजनीति हमें दिखाई पड़ती है, परसेप्शन की राजनीति दिखाई पड़ती है। यानी मनमोहन सिंह की यह परसेप्शन थी कि वो तो बोलते ही नहीं है, उनका सब मजाक उड़ाते थे कि वो मनमोहन सिंह है, बड़े कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद फिर जो है मोदी जी आ गए, फिर पता चला कि ये तो बहुत बोलते हैं, बड़े मजबूत प्राइम मिनिस्टर है। तो मनमोहन सिंह साहब तो अब इतने रेलिवेंट राजनीति में रहे नहीं, लेकिन राहुल गांधी आ गए हैं राजनीति में। तो ये राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को, इनको आप कैसे पर्सनालिटी वाइज कंपेयर करके देखते हैं? क्या फ़र्क है उनके डिसीजन लेने में?
क्या पर्सनालिटी है उनकी? एक बात तो सही है कि मोदी जी 2014 में जब से प्राइम मिनिस्टर बने देश का, तो वो एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर रहे हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी हमारे देश के ये जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें आपने सही बोला कि वो सबसे कम बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। और मोदी जी के बारे में ठीक उल्टा बोला जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बोलने वाले हर एक विषय में प्राइम मिनिस्टर होंगे। मुझे नहीं लगता कोई प्राइम मिनिस्टर और आएगा इस देश में जो मोदी जी से भी ज़्यादा बोल पाएगा। तो ये बात तो आपका सही असेसमेंट है। दूसरा है कि मोदी जी का देखेंगे पर्सनालिटी, जो उनका जो बना है, जो निखरा है, वो भी बड़ा संघर्ष करके मेन स्ट्रीम राजनीति में आए हैं। कभी आरएसएस के प्रचारक रहे काफ़ी दिनों तक, पूरे देश में उन्होंने भी भ्रमण किया, और जैसा प्रचारक का लाइफ होता है तो उन्होंने काफ़ी कुछ, मतलब ग्रास रूट से पॉलिटिक्स में आए हुए व्यक्ति, तो उनको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला। राहुल जी इस मामले में ये लैकिंग रहा कि उनको ग्रास रूट का एक्सपीरियंस मिल नहीं पाया, चूँकि एक बना बनाया सब चीज़ उनको मिला। लेकिन ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनको भी ग्रास रूट एक्सपीरियंस मिला कि भाई जो आपका जो व्यक्ति, जो निचले तबका का व्यक्ति है, उसके डिमांड्स क्या है, उसके ज़रूरत क्या है, वो क्या चाहता है, वो कैसे सोचता है, ये उनको जानने का मौका मिला इन भारत जोड़ो यात्रा में। तो दो बड़ा डिफरेंस तो है कि एक जो है वो पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं और एक बहुत ग्रास रूट से आते हैं। दोनों का एक्सपीरियंस अलग है, दोनों का इंडिया को देखने का नज़रिया भी अलग है, और दोनों को इंडिया को कैसे डेवलप करना है उसके तरीके भी अलग अलग हैं। तो डिफरेंट तो है पर्सनालिटी में। डिफरेंस पर्सनालिटी में है, क्योंकि पर्सनालिटी में डिफरेंस में यह भी कहा जाता है कि मोदी जी बड़े करेजियस आदमी हैं और राहुल जी शायद उतने करेजियस आदमी ना रहे हों जितना वो लाइक करते हैं। लेकिन आगे जो है मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी हैं, इनके एडवाइज़र्स को लेकर के काफ़ी सारे सवाल रहे हैं, चाहे सैम पित्रोदा हों और चाहे जयराम रमेश रहे हो। ये बहुत क्लोज, शायद उनके पिताजी के ज़माने से एडवाइज़र हैं कांग्रेस पार्टी के, काफ़ी क्लोज हैं उनकी फैमिली के। जयराम रमेश का तो अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन सैम पित्रोदा ने पिछले चुनाव में काफ़ी कांग्रेस को लेकर के गड़बड़ी पैदा की, उनको बाहर से निकाल दिया गया, ओवरसीज़ कांग्रेस के हेड से उनसे छुटकारा भी पाया गया, लेकिन बाद में उनको फिर पार्टी में लाया गया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के बहुत करीबी स्ट्रेटजिस्ट हैं, इनका क्या रोल देखते हैं आपको राहुल गांधी की अभी तक छवि बनाने में, और आगे ये क्या रोल प्ले करेंगे राहुल गांधी को इस तरीके से बिल्ड करने में? जयराम रमेश जी के बारे में तो बोला जा सकता है कि उनको संगठन का नॉलेज है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा ग्राउंडेड हैं, जो चीज़ें, जो इशू जो चल रहा है देश में। सैम पित्रोदा जी तो मेरे हिसाब से वो जो है बर्डन ही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और राहुल गांधी जी का इमेज कहीं ना कहीं बिगाड़ने में उनका एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वो रहते भी इंडिया में नहीं है, वो फॉरेन में रहते हैं और यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है उनसे बहुत दूर है। और वो आज भी इंडिया को वेस्टर्न मीडिया के लेंस से देखते हैं कि वेस्ट इंडिया को कैसे देखता है, वेस्ट कैसे असेसमेंट कर रहा है, और उसी की भाषा वो बोलते हैं। तो सैम पित्रोदा जी, अगर इस तरीके के लोग अगर राहुल गांधी के एडवाइज़र में रहेंगे तो नुकसान ही करेंगे, हार्मफुल रहेंगे। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से वो अलग अलग मुद्दे लेके आए, इनहेरिटेंस टैक्स और फलाना, ये सब कहीं भी इंडिया के कंटेक्स्ट में तो रेलिवेंट नहीं, वो नुकसान ही किया। नुकसान ही किया है। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं हमें लगता है जो चुनाव को इधर कुछ दिन से काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का पूरा एक कम्युनिटी जन्म लिया, हमें लगता है मोदी जी के आने के बाद से उनका बहुत हिंदुस्तान के चुनाव में इन्फ्लुएंस पड़ा है। जैसे प्रशांत किशोर तो बहुत बड़ा नाम है इस बारे में। तो ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, इनको हमने देखा कि इस चुनाव के पहले 24 के राहुल गांधी के खिलाफ भी थोड़ा बोलते दिखे और ऐसा लगा कि उनका थोड़ा है। इस चुनाव में तो उनका थोड़ा धक्का लगा है पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट को भी, और जो लोग और सारे काम करते हैं। लेकिन फिर भी आप इनका फ्यूचर क्या देखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का, और ये राहुल गांधी और जो पार्टियां हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे आगे चलकर? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं, जैसा आपने नाम लिया प्रशांत किशोर जी का, वो एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं और सेफोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है, अब उन्होंने 10 बार इस तरीके का पॉलिटिकल एनालिसिस किया होगा, एज ए सेफोलॉजिस्ट उन्होंने काम किया। 10 बार में 2 बार वो गलत हुए होंगे, लेकिन उनका सक्सेस रेशियो देखा जाए तो वो सबसे अच्छा है। और प्रशांत किशोर जी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं और जो खासकर जो सेफोलॉजिस्ट हैं, उनको देखने से लगता है कि इस देश में 3-4 ही नाम होंगे जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं बिना किसी बायसनेस के साथ।
क्योंकि आप उनको पूछेंगे तो वो बीजेपी में भी जो कमी है उसके बारे में भी बताते हैं, कांग्रेस में जो कमी है उनके बारे में बताते हैं। लेकिन और बाकी जब आप सेफोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, पॉलिटिकल स्टडीज जो अपने आप को बोलते हैं पॉलिटिकल एनालिसिस, वो एकदम बायसनेस उनका स्टेटमेंट से दिख जाता है कि इनका इंक्लाइनेशन कहाँ है, वो किसकी तरफ से बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। लेकिन एक दो जो आपने नाम लिया कि प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, जो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं, लेफ्ट का हो, राइट का हो, सेंटर का, और बहुत इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हैं। तो ये तो है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हो या फिर साइकोलॉजिस्ट हो, उसका एक रोल तो रहता है इंडियन पॉलिटिक्स में। लेकिन दूसरा एक ये भी बात आपको समझना होगा कि देखिए, आप ब्रांडिंग किसी भी चीज़ का कितना भी अच्छा कीजिए, लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम ना हो तो उसका ब्रांडिंग कितना चलेगा। अब देखिए, ऑब्वियस है कि प्रशांत किशोर जी जिनके साथ भी जुड़े, उनका सक्सेस रेशियो भी 80 से 90% रहा है। लेकिन जब यूपी में जब ये कर रहे थे, यूपी के लड़के जब सीएम विधानसभा का चुनाव था और अखिलेश जी राहुल जी के साथ जब कैंपेन कर रहे थे, तो वहाँ तो वो फ्लॉप हुए। उस समय हो सकता है कि उनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं बैठी और कहीं ना कहीं वो ब्रांडिंग भी सही नहीं हुई। तो इनका रोल तो रहेगा, लेकिन हम यही बोलेंगे कि अगर प्रोडक्ट में दम नहीं हो तो आप कितना भी अच्छा ब्रांडिंग कर लें, उससे कुछ होने वाला नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, तो प्रशांत किशोर जी का देखेंगे तो जहाँ भी ये रहे हैं, वहाँ एज ए पॉलिटिकल लीडर, चाहे ममता दीदी हो, चाहे अभी वो पहले YSR रेड्डी के लिए कर रहे थे साउथ में, फिर उसके बाद केजरीवाल के लिए भी दिल्ली में भी किया। तो आप देखेंगे जहाँ भी जिनके साथ जुड़े हैं, वो ऑलरेडी, चाहे वो नीतीश कुमार जी के लिए किया बिहार में, लालू जी नीतीश जी का अलायंस के साथ, तो प्रोडक्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, तो उसकी ब्रांडिंग और अच्छी हो गई, तो उसको वो इन्हांस किए। लेकिन प्रोडक्ट बेकार हो तो आप कहाँ से इतना ब्रांड ये कर पाएंगे। जब प्रोडक्ट की बात हो रही तो हमें लगता है फिर जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली रही है आज़ादी के बाद से, जिसे हम नेहरू गांधी परिवार कहते हैं, उस परिवार के ही राहुल गांधी ये भी एक प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम पुराने प्रोडक्ट से कंपेयर करें, चाहे इनके पिताजी से कंपेयर करें या इनकी दादी से कंपेयर करें जो इंदिरा गांधी थी, तो आपको उनमें क्या एक डिफरेंस दिखाई पड़ता है कि इंदिरा की राजनीति में, उनकी राजनीतिक समझ में, राजीव गांधी की राजनीति, उनकी राजनीतिक समझ में, और अब राहुल गांधी और इनकी राजनीतिक समझ में, इन तीनों में क्या फ़र्क दिखाई देता है? नेहरू जी का अगर हम बारे में बात करें तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, और बोल सकते हैं कि उनके पास एक मिश्रण था स्कॉलरशिप का और स्टेट्समैनशिप का, वो दोनों मिश्रण था। बहुत आइडियलिस्टिक भी थे और थोड़ा रियलिस्टिक कम थे नेहरू जी। और उस हिसाब से आप देखें तो इंदिरा जी आइडियलिस्टिक कम थी, रियलिस्टिक बहुत थी। नेहरू जी के आइडियलिज्म के चलते चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया और हम लोग को ह्यूमिलेटिंग हार हुआ। इससे सबक लेके इंदिरा जी इतनी रियलिस्टिक हुई कि 1965 में जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया तो उसको अच्छी तरीके से सबक सिखाने के लिए 1971 में बांग्लादेश को अलग करवा दिया और पाकिस्तान को बहुत वीक किया। तो बहुत रियलिस्टिक थे। राजीव गांधी जी चूँकि रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन थे, वो बाई चॉइस नहीं, बाई एक्सीडेंट आ गए पॉलिटिक्स में इंदिरा जी के डेथ के बाद। लेकिन बहुत विजनरी व्यक्ति थे, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे वो वोटिंग एज को कम करना हो, चाहे वो पंचायती राज स्टार्ट करना हो देश में। स्टार्ट तो हो चुका था लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाना हो, इन सब काम में उन्होंने, और इन सब का एक एक्सपीरियंस हम मानते हैं कि भले राहुल जी रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन थे शुरुआती दिनों में, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ों को सीखे और जिस तरीके से अपने आप को नर्चर किए और जितना टाइम उन्होंने दिया, 2014 से लेकर 24 उन्होंने 20 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में टाइम बिताया है। और हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी जी भी इस देश के बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होंगे और बहुत बेहतरीन काम करेंगे। उसका कारण ये है कि मोदी जी ने जो बेंचमार्क एक सेट कर दिया है, चाहे वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हो, चाहे वो जितने वेलफेयर स्कीम हो, चाहे जिस तरीके से वो मतलब पूरी तरीके से उनका एक क्या वर्ड है कि जितना रिलीजियसली वो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत कंपटीशन पैदा किया है इंडियन पॉलिटिशियन के बीच। अब लोग, राहुल जी भी पीएम बनेंगे तो वो एसेस करेंगे, देखेंगे, कंपेयर करेंगे
कि मोदी जी का कार्यकाल और मोदी जी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर थे या राहुल गांधी जी इनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो एक जो बेंचमार्क है वो अब राहुल जी उसको भी पार करेंगे, उससे पीछे रह नहीं सकते। संजय सर, जब परिवार की बात हो ही रही है, उसकी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, पर्सनालिटीज़ में कंपैरिजन की बात हो रही है, तो परिवार की और पार्टी की एक आइडियोलॉजी की भी बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम सब जानते हैं कि नेहरू जी तो विदेश से पढ़ के आए थे और वो फेबियन सोशलिस्ट थे। फिर इंदिरा गांधी भी सोशलिज्म की तरफ काफ़ी टर्न होती हैं और अपनी पॉलिसी हिसाब से बनाती हैं। ये राजीव गांधी पर भी सोशलिज्म का कांग्रेस पार्टी मानी ही जाती है थोड़ा सोशलिस्ट टर्न। लेकिन राहुल गांधी के टाइम आते आते हम क्या इनकी एक आइडियोलॉजी देख रहे हैं? क्या लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा टर्न हो रहे हैं या राइट की तरफ टर्न है? क्या आइडियोलॉजी अभी आपको दिखाई देती? देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से लेफ़्ट की तरफ टर्न तो कर नहीं सकती, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा अगर हम देखें तो जब नेहरू जी भी प्राइम मिनिस्टर बने तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से बहुत इन्फ्लुएंस थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कैपिटलिज्म का विरोध नहीं किया। तो हम लोगों ने मिक्स्ड इकॉनमी इन्वेंट किया कि भाई हमारा एक मिक्स्ड इकॉनमी, हम पूरी तरह से ना सोशलिस्ट रशिया के जैसा ना यूएस के जैसा कैपिटलिस्ट। इंदिरा जी का भी था बैंकों का नेशनलाइज करना, कोल माइंस का नेशनलाइज करना, गरीबी हटाओ का नारा देना, तो एक सोशलिस्ट अप्रोच रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का देखिएगा तो लेफ्ट इंक्लाइनेशन रहा है, लेकिन ये हमेशा पार्टी सेंटर में ही रहेगी, है ना। ये कभी पूरी तरीके से लेफ्ट लीनिंग नहीं हो पाएगी। उसका कारण कभी कभी ऐसा लगता है कि चूंकि पार्टी अभी सत्ता से बाहर है तो एक रेडिकल आइडियाज आता है कि नहीं, इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए, जितना जनसंख्या उतना हक होना चाहिए, और जिस तरीके से थोड़ा फ्रीबीज जो बात करती है पार्टी, वो थोड़ा सत्ता के बाहर रहने से ऐसा लग रहा है। बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ बोलते हैं, बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चाहे वो उस समय मनमोहन सिंह थे या फिर मोंटेग सिंह अहलूवालिया थे या अभी रघुराम राजन जी भी ऑलमोस्ट कांग्रेस की आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते, तो इनमें जितने इकोनॉमिक्स हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये कभी भी इसको पूरी तरीके से लेफ्ट में जाने देंगे ही नहीं। ये हमेशा इसको सेंटर में रखेंगे, सेंटर, एंड इट विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मेरे हिसाब से इनके कुछ कुछ स्टेटमेंट से, कुछ कुछ एजेंडा से लग सकता है कि ये पार्टी थोड़ी इंक्लाइन हो रही है बहुत ज़्यादा लेफ्ट से। कन्हैया कुमार जी का आ जाना कांग्रेस पार्टी में और कभी कभी कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देना, तो लेकिन ये पार्टी हमेशा सेंटर ही रहेगी, सेंटर लेफ्ट रहेगी, सेंटर लेफ्ट रहेगी हमें लगता है। हाँ, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी है, तो हम ये देखते हैं कि आइडियोलॉजीज़ का इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी पर भी बहुत पड़ता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में माना जाता है कि थोड़ा राइट विंग है, तो जब इजराइल और गाजा का कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पर, तो थोड़ा इजराइल का मतलब ज़्यादा झुकाई दिखाई देती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है या वो मेजॉरिटी में आते हैं 2029 में, तो राहुल गांधी के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसको लेकर क्या अप्रोच हो सकता है? ये एक बात तो है कि जैसे आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बात करते हैं तो उसमें एक शशि थरूर जी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट आता है कि देयर इज़ नो फॉरेन पॉलिसी लाइक बीजेपी फॉरेन पॉलिसी और कांग्रेस फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, दिस इज़ लाइक इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी में अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, कल को राहुल गांधी जी होंगे, बहुत बड़ा कोई चेंज आने वाला नहीं है। हम चाइना के ऊपर तब भी हार्ड रहेंगे, जैसे मोदी जी आज बहुत उसको जो डील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टली डील कर रहे हैं, वैसे कांग्रेस भी करेगी चाइना की तरफ, और रसिया से हमारा संबंध वैसा ही रहेगा। हिस्टोरिकल जो हमारा संबंध आज है वैसे रसिया से भी रहेगा, यूएस से संबंध भी वैसे ही रहेगा। मनमोहन सिंह जी के टाइम न्यूक्लियर डील से कितने बड़े बड़े डील यूएस से हुए, फ्रांस से रफाइल डील है, फ्रांस से भी संबंध वैसे ही रहेगा। थोड़ा सा जैसा कि आपने बताया कि इजराइल फिलिस्तीन में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी आई तो थोड़ा सा लिबरल ज़्यादा रहेगी, फिलिस्तीन के प्रति झुकाव ज़्यादा रहेगा, चूँकि उनसे भी हमारा हिस्टोरिकल संबंध रहा है। थोड़ा सा हो सकता है इजराइल से कम हो, तो इजराइल फिलिस्तीन का एक इशू छोड़ दे तो मुझे लगता है कि देयर वोंट बी एनी बेसिक डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। और कांग्रेस पार्टी की हमें लगता है कि कुछ और समस्याएं हैं संजय सर। जैसे आप देखिए तो कई बार अपनी पार्टी में बहुत सारे अलग अलग नेताओं के रोल नहीं तय कर पाते हैं।
आपको लगता है कि वो सॉल्व कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे उनकी बहन है प्रियंका जी, वो जब उनकी मदर जो है राजनीति में थी, जब तक वो रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, वो अपने मदर का ही जा करके कैंपेन करती थी, इसके अलावा पॉलिटिक्स में नहीं भाग लेती थी। लेकिन जब से राहुल गांधी आए हम देखते हैं कि उन्होंने अपना थोड़ा दायरा बढ़ाया है, उन्होंने और भी सभाएँ की हैं, बीच में प्रेसिडेंट बनने की रेस में भी थी, कोई कह रहा था उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दी जाए। लेकिन अभी भी मुझे दिखाई देता है कि प्रियंका गांधी का रोल कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है फ्यूचर में प्रियंका गांधी का क्या रोल होगा जब उनके भाई थोड़ा हो सकता है और आगे बढ़े, उन पावर में मजबूत हों, उनकी सरकार बनती, अब उनको मिनिस्ट्री के पद पर देखते हैं या वो ऐसे ही रहेंगी? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आप इंडिया में देखेंगे, हाँ, तो आप इसको अनफॉर्चुनेट बोलिए, फॉर्चुनेट बोलिए, एक व्यक्ति ही शीर्ष पे रहता है और उसी के हिसाब से इर्द गिर्द सारा पार्टी घूमता है। अब ये अच्छी बात है, बुरी बात है, अब ये विश्लेषण हम लोग जनता पे छोड़ते हैं। देखिए, 2 पावर सेंटर विद इन कांग्रेस पार्टी नहीं बने, इसलिए प्रियंका जी हमेशा सपोर्टिव नेचर में ही रहेंगे। मेन तो राहुल जी ही कांग्रेस चलाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप 2 पावर सेंटर बना देते हैं तो दोनों के पास 6-6, 7-7 ग्रुप ऑफ लीडर जुड़ जाते हैं और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना स्टार्ट करते हैं दोनों में। तो पावर सेंटर एक ही रहे तो राहुल जी ही लीड करेंगे, वही पार्टी को, और कल को सरकार में भी आएंगे तो वही मेन डिसीजन मेकर रहेंगे, और प्रियंका जी हमेशा से एज ए सपोर्टिव रोल में ही रहेंगे। उसका कारण है कि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, पावर सेंटर हमेशा एक रहे। नहीं तो ये जो सपोर्टिंग रोल वाली बात होती है, सपोर्टिंग रोल किस नेचर का होगा? जैसे कि हम मोदी शाह के बीच में रिलेशन देखते हैं, उस टाइप का कुछ हो सकता है, या हम स्टेट में अलग अलग देखते हैं कि अगर राहुल गांधी मान लिया प्रधानमंत्री बन जाते हैं 2029 में, तो हम क्या ये देखेंगे कि प्रियंका गांधी फिर होम मिनिस्ट्री बन जाएंगी जैसे कि अमित शाह हैं, या फिर ऐसा होगा कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाएगा? किस टाइप का रोल है? या वो बस अपने भाई का जा करके कैंपेन करेंगी और वो पॉलिटिकल इसमें कभी नहीं आएगी? सपोर्टिंग रोल में है कि अगर राहुल जी सरकार में आ गए या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो संगठन संभालेंगे, इस तरीके से यही सपोर्टिंग रोल होगा। वो तो एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि वायनाड का सीट इनको छोड़ना पड़ा तो प्रियंका जी फिर वापस से आ गई, प्रियंका जी जो है सो यहाँ से लड़ेगी। अदरवाइज आप देखते तो हो सकता है प्रियंका जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही ना बनती अगर वायनाड वाला सीट खाली नहीं करना, खाली हो जाता। तो इससे आप पता चलता है कि उनका रोल जो है कहीं ना कहीं एज ए सपोर्टिंग ही रहेगा। राहुल गांधी की जब इमेज की बात होती है संजय सर, तो उसमें एक और बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जाता है, बार बार वो मीडिया संस्थानों पर आरोप लगाया जाता है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर चाहे सोशल मीडिया हो, कि इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेकर राहुल गांधी की छवि काफ़ी ख़राब की। उन्हें पप्पू बनाया, उनके जो है भाषण है उनको काट करके इस तरीके से दिखाया ताकि उनकी इमेज ख़राब हो। आपको इस आरोप में कितना दम लगता है? देखिए, ये जो बात जो आपने बोला कि मीडिया बहुत ज़्यादा पोलराइज तो रही और ख़ासकर बीजेपी के फेवर में भी रही, और कई मीडिया हाउस वो लोग चला रहे हैं जो पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो हम मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, ये उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक तो है। और इसका आपको समझ में आता है कि मीडिया धीरे धीरे खुद कितनी ग्राउंड से दूर हो गई, ग्राउंड रियलिटी से दूर हो गई, वो आप एग्जिट पोल से समझ सकते हैं। सारे के सारे एग्जिट पोल बीजेपी को 340, 350 से कोई कम दे ही नहीं रहा, 400 दे रहे थे कुछ तो। और वो देखिए, एक मीडिया भी होती, अगर एक मीडिया हाउस भी होता जो बोलता कि नहीं, इस मीडिया हाउस ने या इस चैनल ने बोला था कि नहीं बीजेपी का 250 से ऊपर नहीं जाएगा। एकमात्र साइकोलॉजिस्ट थे जो पूरी तरीके से बायस्ड हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए ही ऑलमोस्ट काम करते हैं, वो योगेंद्र यादव जी ने जरूर बोला कि बीजेपी 250 तक सीमित जाएगी, लेकिन उनका बात को कोई सीरियस नहीं रहता, क्योंकि उनका पूरी तरह से पता चलता है इनकी आइडियोलॉजी क्या है, पार्टी से एफिलिएटेड है ना। तो ये बहुत बड़ी मतलब कि विडंबना रही कि मीडिया हाउस सारे के सारे एक ही बाहों में बहे चले गए। तो ऐसा कभी हुआ नहीं भारतीय राजनीति में। कई बार एग्जिट पोल हम लोग देखा, लेकिन 1-2 मीडिया वाला कम से कम होता था जो अपोजिशन को भी जिताता था। इसमें तो सब रूलिंग पार्टी को ही जिताने में लगे थे। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि मीडिया को स्वतंत्र तो करना होगा, उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है उसको आप किसी तरह से, जैसे भी आप उसको डराते हैं, धमकाते हैं, ईडी का छापा मरवाते हैं, ये सब तो कम करना होगा, ख़त्म करना ही होगा। मीडिया को एज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी फिर से बनना पड़ेगा। और मीडिया को भी अब लगा होगा कि अब आप जो है सो
इस तरीके का पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर नहीं बना सकते। आपको इम्पार्शियल होना पड़ेगा, तब लोगों को आपके प्रति एक विश्वसनीयता बना रहे। इसी तरह से बायसनेस होंगे तो आज देखिए सोशल मीडिया के कई अलग अलग साधन हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वहाँ लोग अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और जो मीडिया सबसे ज़्यादा बायस्ड है उसकी खिंचाई भी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सुधारेंगे अपने। मीडिया बदनाम हो चुकी है एक तरीके से, हम ये कह सकते हैं। एक और पैटर्न मैं नेहरू गांधी परिवार में नोटिस करता हूँ, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। हमें जानते हैं कि सोनिया गांधी जब शादी करके राजीव गांधी से आई थी तो उनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो दूर रहना चाहते थे। आपको यह पता होगा कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनना जा रहे थे, सोनिया गांधी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लेकिन आप कंडीशन देखिए कि राजीव गांधी की डेथ हुई, उनकी दादी की डेथ हुई जो इंदिरा जी थी, और सोनिया जी को खुद राजनीति में आना पड़ा। और आज ऐसी स्थिति है कि वो अपने बेटों को भी पॉलिटिक्स में न केवल पुश कर रहे हैं, उनके लिए सीट छोड़ा। तो ये क्या राजनीतिक मजबूरी होती है आपको लगता है? पॉलिटिक्स में ऐसा क्या चार्म है कि वो आदमी एक बार घुसा तो निकल नहीं पाता? इसके दो कारण हैं, दो चीज़ आपको समझना होगा इसमें। देखिए, भारतीय राजनीति में डेमोक्रेसी तो आ गया है, लेकिन लोग जो है वो हमारा जो डेमोक्रेसी है उस हिसाब से उतने मैच्योर आज भी नहीं हो पाए। उनको आज भी लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी चलाना है तो बिना गांधी फैमिली की कांग्रेस पार्टी नहीं चल सकती। आप देखेंगे कि नरसिम्हा राव जी तो चलिए नॉन गांधी फैमिली से प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बाद पार्टी की स्थिति और ख़राब होती चली गई। तो जब सोनिया जी आई तो ऑब्वियस है सोनिया जी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट रही, 18-19 साल। और कहीं ना कहीं आपको दो चीज़ समझना होगा कि अगर आप बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की तो ये बिना गांधी फैमिली की नहीं चल सकती, ये रियलिटी है। ठीक उसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें तो वो बिना आरएसएस के गाइडेंस के वो भी नहीं चल सकती है। आप देखेंगे कि मोदी जी को जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जब डिक्लेयर किया गया, खासकर कंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया 2014 में, तो कितना बवाल हुआ। सुषमा जी, एडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी, ऐसे कई लीडर थे जो शुरुआती टाइम में असहमत थे। तो बिना आरएसएस के गाइडेंस के ये मोदी जी को पीएम के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाते। और ठीक देखिए कम बेसी स्थिति मोदी के बाद पीएम कौन, तो आप देखिए कि 2029 में अगर योगी जी बनते हैं तो क्या सर्वसम्मति से बना पाएंगे उनको कैंडिडेट, और इनके लिए क्या आरएसएस को दखल नहीं देना पड़ेगा? तो दो एक बहुत मतलब कि एक उसको बोलते हैं कि एक ग्राउंड रियलिटी है इस दो पार्टी में कि अगर बीजेपी को आपको अच्छी तरीके से चलाना है तो बिना आरएसएस के गाइडेंस से नहीं चलेगी, और कांग्रेस पार्टी को अगर देश में चलाना है बिना गांधी फैमिली की नहीं चलेगी। तो सोनिया जी भी रिलेक्टेंट थी, राजनीति में आने से चाहती नहीं थी, उनको भी लाया गया। उसी तरीके से राहुल जी, प्रियंका जी भी उनमें बहुत उत्साह नहीं था कि हम पार्टी में आए और राजनीति में आए और अच्छा काम करें, बहुत एम्बिशन के साथ वो लोग भी नहीं आए, वो लोग भी इनिशियली रिलेक्टेंट थे, तो वो भी काम किए। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, ये समझना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहता हूँ संजय सर आपसे, वो ये है कि राहुल गांधी की हम छवि पिछले लास्ट चुनाव से तो हम थोड़ा ठीक बनते हुए देखते हैं, उनकी छवि थोड़ी मजबूत हुई है, पर क्या उनकी छवि इतनी मजबूत हो गई है कि 2029 में अगर मान लिया, वैसे तो राजनीति बिल्कुल क्रिकेट की तरह है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन 2029 में उनकी सरकार बनती है तो क्या वो अपने दम पर आज उनकी मजबूत स्थिति की सरकार बना लेंगे, या उन्हें एक एलाइज़ की ज़रूरत पड़ेगी और हम एक बार फिर से बहुत एक मजबूत एलाइज़ वाली सरकार, जिसमें जो सेंट्रल पार्टी हो बहुत मजबूत नहीं होगी, जैसे कांग्रेस 2004 वाली कांग्रेस है या उसके बाद 2009 के बाद वाली कांग्रेस है, वही स्थिति हम फिर से रिटर्न होते देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में, या फिर हमें इस तरीके की सरकारें दिखेंगे जैसे 2014 के बाद मोदी जी और 2019 में थे? ये बात तो है कि जो आज की पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें हम ये मानते हैं कि जैसे अटल जी ने अलायंस की सरकार चलाई 23-24 पार्टियों का अलायंस के साथ, फिर मनमोहन सिंह जी ने 2 टर्म चलाया इसी तरह से अलायंस के साथ, तो आप देखेंगे कि नरसिम्हा राव जी के बाद नरसिम्हा राव जी का भी सरकार अलायंस में चला, लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट बड़ी पार्टी थी, 240 था उनके पास भी, 232 से 40 के थे। उस हिसाब से देखें तो ये फिर दोबारा अलायंस का दौर आ गया है, और अलायंस का दौर ऐसा आ गया कि अगर राहुल जी भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी
बहुत अच्छा पोजीशन रहा तो 200 से सीट 200 के आसपास ही रहेगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये अलायंस के साथ मिलके ही सरकार चलाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि मोदी जी का युग खत्म होगा तो फिर अलायंस का सरकार का युग कम से कम 10-15 साल तक चलेगा, दोबारा शुरू हो जाएगा चलेगा। और अलायंस में ही आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चलाना पड़ेगा। और चूँकि कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के नेतृत्व में ये हमेशा से खूबी रहेगी, इनके अलायंस हमेशा सीट ज़्यादा लेके आएंगे कंपेरेटिवली बीजेपी के ज़्यादा अलायंस है भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे अलायंस मानते हैं कि अगर बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे तो हमारा मुस्लिम वोट कट जाएगा, तो हम कॉमनल कहलाएंगे। तो उस हिसाब से सारे तो कांग्रेस के पास है, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो, हाँ। तो ये सारे के सारे बड़े अलायंस जो ज़्यादा सीट जो लाते हैं वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। बीजेपी भी डोमिनेंट फोर्स रहेगी हमेशा, उसका भी 20 से 25% जो कोर वोटर है, जो कैडर का वोट है, वो हमेशा रहेगा। तो बीजेपी की सीट भी हमेशा 150 से 200 के अंदर ही रहेगी, अगर वर्स्ट पोजीशन में भी रहे तो भी, ये उससे भी कम होने वाली नहीं है। तो ये फिर से मोदी युग के बाद अलायंस की सरकार स्टार्ट, फिर हम एक बार अलायंस युग देखते हैं। थैंक यू। तो आज का डिस्कशन यही तक, हम लोग आगे फिर किसी न किसी मुद्दे पर दोबारा से आएंगे और एक राजनीतिक चर्चा बढ़िया विश्लेषण करेंगे। थैंक यू।